नमस्कार। मैं हूं निशा पंड्या और आप देख रहे हैं रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट। इंडस्ट्री स्टेटस ना होने के बावजूद भी रियल एस्टेट ने 3 करोड़ नौकरियां जुड़ी हैं पिछले दशक में। तो ये कैसे हुआ और कैसे ये नौकरियां आगे बढ़ सकती हैं, जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट कैसे बढ़ा सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं एनआरओ के रिसर्च हेड प्रशांत ठाकुर। प्रशांत जी, स्वागत है आपका। हाल ही में आपकी एक रिपोर्ट आई कि मोदी सरकार के 10 साल रियल एस्टेट के लिए कैसे रहे। तो आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि ये 10 साल कैसे रहे। 10 साल काफ़ी अच्छे तरीके से गुजरे हैं, पर उसके पहले मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि रियल एस्टेट हमारे इकोनॉमी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। रियल एस्टेट एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है। जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन अभी करीब 6 से 7% है, जो कि बढ़कर मुझे लगता है आने वाले सालों में 13% से 15% होने की उम्मीद है। और ये करीब 250 एंसिलरी इंडस्ट्री को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम ये देखें कि हमारा जो एक एस्पिरेशन है 5 ट्रिलियन जीडीपी का टारगेट अचीव करने का, उसमें रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। सो इस बैकग्राउंड के मद्देनज़र हम देखें कि 10 साल हमारे लिए कैसा रहा रियल एस्टेट में, तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ बदलाव हुआ। आई वुड से कि रियल एस्टेट में काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग रिफॉर्म्स आए हैं। आप चाहे रेगुलेशन के हिसाब से बोले, रेरा इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि गेम चेंजर रहा है। जीएसटी की वजह से काफ़ी टैक्स में यूनिफॉर्मिटी आई। फिर कोविड के समय गवर्नमेंट ने जिस तरीके से सपोर्ट किया इस इंडस्ट्री को, मेरे ख्याल से वो काफ़ी रिमार्केबल है। पिछले 10 सालों का अगर आंकड़ा मैं आपको बताऊँ, तो रेरा के आने की वजह से जो ट्रांसपेरेंसी आई है, अब छोटा-सा उदाहरण देता हूँ, करीब सवा लाख प्रोजेक्ट्स 10 साल में रजिस्टर हुए हैं। पहले क्या था कि आप डेवलपर अगर हैं, तो रेरा के नहीं होने की वजह से आप प्रोजेक्ट ऐसे ही लॉन्च कर सकते थे। आपको ज़रूरी है कि आप उसको रजिस्टर कराएँ। इसकी वजह से थोड़ी मार्केट में अनएथिकल प्रैक्टिसेस शुरू हो गई थी, जहाँ पे बिना अप्रूवल के डेवलपर्स प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते थे। कोई कंप्लीशन के ऊपर कोई कमिटमेंट नहीं होता था, क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर नहीं था। तो रेरा ने इन सब चीज़ों को एड्रेस किया, जिसकी वजह से मार्केट में बायर्स में काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है। आज के डेट में डेवलपर्स को प्रोजेक्ट मार्केट करने से पहले रेरा में सारे डॉक्यूमेंट्स देकर रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, तभी आप प्रोजेक्ट बेचना शुरू कर सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट कब कंप्लीट करेंगे उसके ऊपर भी कमिटमेंट देना रहता है। 70% आप जो फंड इकट्ठा कर रहे हैं वो एक एस्क्रो अकाउंट में रहेगा, जो कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो फंड डाइवर्जन पे रोक लगी। इसकी वजह से मार्केट में काफ़ी आप देखेंगे फंडामेंटल चेंज आया। बायर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा, सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ। तो कमिंग बैक टू रेरा का योगदान, जैसा मैं बता रहा था कि सवा लाख प्रोजेक्ट अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं। 85,000 के लगभग ब्रोकर्स ने रेरा रजिस्ट्रेशन कराया अपना। और अगर आप ये देखें, जो पहले प्रॉब्लम थी कि बायर्स के पास कोई एवेन्यू नहीं था जहाँ पे अपने वो शिकायत दर्ज कर सके। रेरा ट्रिब्यूनल के आने की वजह से एक वो एवेन्यू मिला है। अभी आज पिछले 10 साल में देखें, करीब 85,000 कंप्लेंट्स रिजॉल्व हुए हैं, एड्रेस हुए हैं रेरा ट्रिब्यूनल की वजह से। तो मेरे ख्याल से रेगुलेशन के मामले में काफ़ी एक अच्छा चेंजेस इस 10 सालों में देखने को मिला है, और इसका असर काफ़ी मार्केट में पॉजिटिव दिखा भी। कंप्लीशन पे फोकस होने की वजह से बायर मार्केट में आना शुरू हुए। फिर अगर आप देखें, कोविड के समय जिस तरीके से इंडस्ट्री एक टर्बुलेंस के दौरान गुजर रही थी, गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड किया। स्टक प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने स्वामी फंड इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से आप देखें 30,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए, बायर्स को हैंडओवर हुए। अगले 3 साल से 4 साल में आप देखिएगा 60,000 यूनिट्स कंप्लीट होने वाले हैं। पिछले 10 साल में करीब 30 लाख यूनिट्स लॉन्च हुए और 28 लाख यूनिट्स सेल हुआ। तो मेरे ख्याल से ये एक काफ़ी वाइब्रेंसी इस मार्केट में आई। इट वाज़ प्राइमरीली बिकॉज़ ट्रांसपेरेंसी मार्केट में बढ़ा है, और ये सारा गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, बिकॉज़ इस इंडस्ट्री को ट्रैक पे लाने के लिए, बायर्स का इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए एक एक अर्थ शैटरिंग, जो हम बोल सकते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग रेगुलेटरी चेंजेस आने थे, वो ये गवर्नमेंट लेकर आई है। और आने वाले सालों में मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा और देखने को मिलेगा। चेंजेस तो हम देख ही रहे हैं और खासकर जो चेंज दिखा है वो एम्प्लॉयमेंट में दिखा है। जैसे आपकी रिपोर्ट कह रही है कि 3 करोड़ नई नौकरियां जुड़ी हैं। मतलब हम जहाँ पूरे देश की बात कर रहे हैं, जहाँ कोविड के बाद एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पे रियल एस्टेट में इतनी नौकरियां जुड़ना, कैसे आपने आकलन किया इस रिपोर्ट में? देखिए, हमारा जो कैलकुलेशन है, हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दोनों इसमें इंक्लूड किया है। आप जैसा कि मैंने कहा कि रियल एस्टेट 250 एंसिलरी यूनिट्स इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करती है।
तो ना कि अगर आप देखा जाए तो ये सिर्फ ना ही रियल एस्टेट में डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन में जो आपको व्हाइट कॉलर लेबर्स की ज़रूरत होती है उसमें इजाफा हुआ, बल्कि अगर आप देखें सीमेंट सेक्टर हो गया, पेंट हो गया, फिर बाकी जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ होते हैं, डोर पैनल, इसमें आपको देखेंगे काफ़ी इजाफा हुआ है। सो पिछले 10 सालों में हर साल का अगर आप न्यू एडिशन देखें तो ये करीब 10 साल में 3 करोड़ नौकरियाँ बोथ व्हाइट कॉलर्ड, ब्लू कॉलर्ड अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, जो कि डायरेक्ट रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन प्लस एलाइड इंडस्ट्री में सिर्फ रियल एस्टेट की वजह से हुआ है। मतलब सर का कहना है कि रियल एस्टेट में सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, अगर आप पर्दे लेने जाते हो, पेंट कराते हो, दरवाजे नए लगवाते हो, ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, हम गिने तो नल का भी एक इंडस्ट्री हो जाएगा, इतनी 250 जितनी इंडस्ट्रीज हैं जो रियल एस्टेट के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन इससे सबसे बड़ा फायदा किस इंडस्ट्री को हुआ है रियल एस्टेट छोड़ के? मेरे ख्याल से आप सीमेंट इंडस्ट्री को देख लीजिए, जो कि काफ़ी कंट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन में रहता है, पेंट्स हो गए, फिर आपके जो वुड पैनल्स होते हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी इन इन 3 चीज़ों का जिस कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो कंपनी होती है, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पर ओवरऑल इससे क्या होता है कि मार्केट में अगर आप देखें, रियल एस्टेट का साइकिल अगर चालू होता है, तो ये काफ़ी आप देखेंगे इसका मैं बोलता हूँ कैस्केडिंग इफ़ेक्ट होता है। लोगों को घर का पोज़ीशन मिलता है तो आप पेंट कराएँगे, वुड वर्क कराएँगे, आप गृह प्रवेश कराते हैं, हाउस वार्मिंग करते हैं, तो एक इवेंट जो होता है उस सारे चेन को हर स्टेज पे आप देखें कुछ ना कुछ आप खर्च कर रहे हैं, जो कि इकोनॉमी में वो पैसा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से एक काफ़ी कंट्रीब्यूशन और एक पॉजिटिव मोमेंटम चालू हुआ है। लेकिन यहीं पे मैंने एक इकोनॉमिस्ट की बात सुनी थी और उन्होंने कहा था कि लोग घर तो ले रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो डेकोरेशन के लिए जो खर्चा होना चाहिए या कोई व्हाइट गुड्स प्रोडक्ट्स लेना चाहिए, तो उसमें डिले कर रहे हैं। क्या आपकी रिसर्च में ये भी कुछ पॉइंट आपने देखे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ देखने को मिला नहीं है। देखिए, घर जब इंसान लेता है तो काफ़ी उस जो जमा पूँजी होता है वो उसमें कंज़्यूम हो जाता है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ लैग इफ़ेक्ट हो कि मैंने एक नया घर लिया तो धीरे-धीरे करके मैं उसको क्या कहते हैं फर्नीचर वगैरह से भरूँगा। पर ऐसा कुछ ठोस देखने को मिला है नहीं। तो वहीं हम जॉब्स की बात कर रहे हैं। जब कोविड का समय था ना, तब बहुत सारे कह सकते हैं लेबर्स अपने गाँव चले गए और तब एक साल का ऐसा सिचुएशन आया कि प्रोजेक्ट्स तो तैयार थे, करने के लिए रेडी थे, लेकिन बनाने वाले नहीं थे। मतलब जो अनस्किल्ड लेबर थे, वो नहीं मिल रहे थे। क्या सिचुएशन में बदलाव हुआ है? क्या अनस्किल्ड लेबर के लिए भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बिल्डर्स कर रहे हैं, डेवलपर्स कर रहे हैं, ताकि नए, क्योंकि जो चले गए हैं वो तो ठीक, लेकिन नए लोग भी इसमें आएँ, वैसा कोई प्रावधान है? देखिए, कोविड के समय शॉर्टेज हो गई थी क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रुक गया था, काफ़ी अनसर्टेनिटी थी, काफ़ी आप देखेंगे लेबर्स वर्कर्स अपने घरों को वापस चले गए थे। उसी दौरान मुझे लगता है डेवलपर्स ने काफ़ी प्रोएक्टिवली स्टेप लिए, जहाँ पे उन्होंने कैंप्स बनाए, उन्होंने उनके रहने का इंतज़ाम किया। फिर इस शॉर्टेज को देखते हुए बहुत सारे डेवलपर्स ने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए वर्कर्स के लिए, जिसका मुझे लग रहा है फ़ायदा भी देखने को मिल रहा है। अभी फ़िलहाल अगर आप देखें वर्कर्स की कोई कमी है नहीं। पर मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो जारी रहना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कंस्ट्रक्शन के जो टेक्नीक्स हैं, वो भी बदल रहे हैं। अब देखिए पहले जिस ऊँचाई की इमारतें बनती थी, अब कहीं मल्टी स्टोरी बन रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो फ़ोकस होता है वो चेंज हो रहा है। तो उस हिसाब से लेबर्स को भी अपग्रेड होना चाहिए, वर्कर्स को अपग्रेड होना चाहिए, और मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स काफ़ी स्किल डेवलपमेंट काफ़ी नेसेसरी हैं। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से हम एक नॉर्मल जॉब में भी आप देखिए लोग वैल्यू चेन में ऊपर बढ़ते हैं, उसी तरह से कंस्ट्रक्शन में भी होना चाहिए। जहाँ पे एक आम मज़दूर को अगर अच्छे से ट्रेनिंग मिले तो वो अपग्रेड करके किसी हायर लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि इस सेक्टर में जॉब क्रिएशन काफ़ी बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के ऊपर जो फ़ोकस हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी जो बढ़ रही है, और इसमें मुझे लगता है कि ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या डेवलपर्स उसमें पहल नहीं कर रहे हैं, या क्या लग रहा है? क्या अनस्किल्ड को स्किल करने में क्या ज़्यादा कॉस्टिंग जा रही है? देखिए पहल कुछ लोगों ने किया है, पर जिस तरीके की पहल होनी चाहिए थी अभी मुझे लगता है मिसिंग है। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये सेक्टर इतने लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज़, स्टेट एजेंसीज़ या बाकी जो इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं,
उनको भी कुछ डेडिकेटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व है उनके लिए करना चाहिए, जो कि आगे आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। देखिए, अभी हम जो साइकिल ऑफ अपस्केल देख रहे हैं, जिस तरीके से रियल एस्टेट में तेज़ी आ रही है, आप देखिए रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ अभी भी सिर्फ़ 7 शहरों में सीमित है। जिस तरीके से हमारी आबादी अर्बनाइज़ हो रही है, मुझे लगता है रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और बढ़ेगी। ना ही रियल एस्टेट बल्कि आप देखिए बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो फ़ोकस है गवर्नमेंट का, तो हमें एक बहुत वेल ट्रेन्ड लार्ज पूल ऑफ क्वालिफाइड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो हमारे माध्यम से हम डेवलपर्स को भी कहेंगे कि आपके अनस्किल्ड लेबर्स को स्किल करिए और ज़्यादा अपग्रेड करिए आपके कंस्ट्रक्शन वर्क में, राइट? जी हाँ। वहीं पे आखिर में ये पूछना चाहूँगी इस जॉब के रिलेटेड क्वेश्चन में कि आपने कहा इतनी सारी नौकरियाँ तो जुड़ तो गई हैं, लेकिन कौन से शहर हैं, कहाँ कौन से राज्य हैं जहाँ पे ये नौकरियाँ बढ़ती दिखी हैं? देखिए, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी जहाँ पे बढ़ रही हैं, उसी शहरों में आप देखिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नौकरियाँ भी बढ़ी हैं। मुंबई अगर आप देख लिए मुंबई, पुणे, बैंगलोर और एनसीआर, ये 3-4 शहर हैं जहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन में तेज़ी देखने को मिला है और यहीं पे हमने देखा है कि इनवर्ड माइग्रेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सबसे ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ भी काफ़ी देखिए इज़ाफ़ा हुआ है, जहाँ पे आप देखिए सड़कें बन रही हैं, बड़े-बड़े पुल ब्रिजेज़ बन रहे हैं, मेट्रोज़ बन रहे हैं। सो मेरे ख्याल से बहुत ब्रॉड बेस्ड आप देखिए ज़रूरत है। इसका इफ़ेक्ट आप देखिए कुछ दिनों पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ा जहाँ पे मनरेगा के अंदर जॉब के लिए एप्लीकेशन घटी है। वो क्लियर इंडिकेशन है कि लोगों को नौकरी बाकी एवेन्यूज़ में मिल रहा है, व्हिच इज़ अ गुड साइन। तो ये तो बात सही कही आपने और अभी हम देख रहे हैं मैनिफेस्टो भी जो बना है उसमें अपॉर्चुनिटीज रियल एस्टेट के लिए ज़्यादा दिख रही हैं। जी हाँ। तो आपने 7 सिटीज़ की अभी हाल फिलहाल बात की। कौन सी 7 सिटीज़ में आपको लग रहा है क्योंकि अब जो लोग हैं जिन्होंने अब तेज़ी देखी है रियल एस्टेट में वो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोच रहे हैं क्योंकि पिछला एक दायका था तब लोगों ने इन्वेस्टमेंट ना करके सिर्फ एंड यूजर्स ही मार्केट में आपको दिख रहे थे, लेकिन अब इन्वेस्टर्स वापस आना चाहते हैं। तो कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखिए, थंब रूल ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आज के दौर में ये होना चाहिए कि आपका टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा होना चाहिए। सेकंड इज़ कि आपको क्रेडिबल डेवलपर्स के साथ ही जाना चाहिए। रेरा के आने के बाद हालाँकि अब कंप्लीशन के ऊपर कोई शंका नहीं है, पर फिर भी मैं सलाह दूँगा कि क्रेडिबल डेवलपर और उन शहरों को आप चुनें जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी है, जहाँ पे जॉब क्रिएशन हो रहा है, सिटी जहाँ पे मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ है जो आपकी ग्रोथ को पुश कर रहे हैं। इन पैरामीटर्स में मेरे ख्याल से मुंबई हमेशा से इन्वेस्टमेंट के लिए फेवरेबल डेस्टिनेशन रहा है बिकॉज़ फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है। अगर आप देखें जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, पेरिफेरल एरिया जिस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी ऐसे माइक्रो मार्केट्स, काफ़ी ऐसी लोकेलिटी जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लंबे टाइम हॉरिज़न के साथ। बैंगलोर जो कि आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, वहाँ पे भी अच्छे खासे ऑप्शंस हैं। तो मेरे ख्याल से मुंबई, बैंगलोर, पुणे मेरे ख्याल से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। पर अभी भी मैं कहूँगा कि ये मार्केट अभी भी एंड यूज़र ड्रिवन है। इंडिया में अगर आप देखें, इंडिया इज़ अ हाउसिंग डेफिसिट कंट्री, लोगों को भी घरों की ज़रूरत है, अर्बनाइजेशन रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं। तो एक दौर ये था रेरा के आने से पहले जब इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स ने मार्केट को इस लेवल तक पहुँचा दिया जहाँ बायर्स को एंटर करना, एंड यूज़र को एंटर करना मुश्किल हो गया था। अभी वो मार्केट एक स्टेबल स्टेट में है जहाँ एंड यूज़र इज़ कंफर्टेबल बाइंग अ हाउस। सो वो एक हेल्दी मिक्स बने रहना चाहिए मार्केट में। मेरे ख्याल से 80% एंड यूज़र और 20% इन्वेस्टर इज़ ऑलवेज़ अ हेल्दी मिक्स। लेकिन अगर मैं इसमें कहूँ कि हमारी रिसर्च जो कह रही है कि लोग काम तो यहाँ कर रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट अपने घर या कह सकते हैं अपने शहर में कर रहे हैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। तो क्या ये ट्रेंड भी आपने कहीं ऑब्जर्व किया है? ये मिक्स ट्रेंड है। देखिए, अभी क्या हो रहा है कि जिस तरह से टियर 1 में अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की हैं, टियर 2 में हालाँकि अब काफ़ी अपॉर्चुनिटी आना शुरू हुए हैं, पर अभी टाइम लगेगा। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो बंदा जिस शहर में काम कर रहा है और जिसको सेटल होना है, वहाँ पे कर रहे हैं। पर ये भी ट्रेंड देखने को मिला है, बहुत लोग रिटायरमेंट के हिसाब से वापस जाना चाहते हैं, तो अभी शायद ले रहे हैं। पर ये ट्रेंड उतना भी प्रचलित नहीं हुआ है। पर एक बहुत ही नेसेंट स्टेज पे आप बोल सकते हैं कि क्योंकि टियर 2 सिटीज़ में भी देखिए जॉब क्रिएशंस हो रहे हैं। वहाँ पे भी सोशल इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स वो इम्प्रूव कर रहे हैं। आप देखिए मॉल्स खुल रहे हैं, अच्छे स्कूल्स खुल गए हैं, अस्पताल खुल गए हैं। अगर आप देखिए जो मोदी गवर्नमेंट के समय जो उड़ान छोटे एयरपोर्ट के स्कीम्स चले, सारे शहर अब कनेक्ट हो गए हैं। तो
मेट्रो से अब छोटे शहर की कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई, जिसकी वजह से वहाँ पे भी रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो हो सकता है लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं या फिर इमोशनल कनेक्ट की वजह से कि हाँ, मुझे ट्रू। वापस जाना है, तो हाँ। आई थिंक ये एक अच्छा हेल्दी ट्रेंड है। और वहीं पे एक और ट्रेंड दिख रहा है कि 2023 तो रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा रहा। शुरुआत भी 2024 की अच्छी है, लेकिन उसमें है कि टिकट साइज़ बहुत बड़ा हो गया है। जी। क्या अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है या रिक्वायरमेंट बढ़ गई है? ये बड़े टिकट साइज़ के घर ऐसे इतने पॉपुलर क्यों हो गए? देखिए अगर आप कोविड के बाद देखें तो के शेप्ड रिकवरी आप बोल सकते हैं, जहाँ पे अपर क्लास की इनकम लेवल या तो इंटैक्ट रही या बढ़ी ही है। हुँ। अनफॉर्चुनेटली जो लोअर तबका था उनके अभी इनकम लेवल्स अभी भी प्री कोविड लेवल तक ही नहीं पहुंच पाए हैं, वहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ है। इसकी वजह से आप देखेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई थोड़ी घटी है। हुँ। हाई एंड या फिर आप बोले लग्जरी साइड में काफ़ी आप देखेंगे तेज़ी आई है। इसके 2-3 कारण हैं, जहाँ पे बहुत सारे जो बायर्स हैं अब अपग्रेड कर रहे हैं बड़े घरों में। उनको लोन मिलना आसान है, ईज़ी अवेलेबिलिटी। बहुत सारे बड़े जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बनाया, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया और उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये एक ट्रेंड अभी देखने को मिला है। अब ये ट्रेंड मेरे ख्याल से बहुत देर तक अगर चलता रहे तो अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा, हुँ। क्योंकि अभी भी जो मेजर तबका है वो अफोर्डेबल सेगमेंट को बिलॉन्ग करता है। पर फिलहाल अभी देखिए जो ट्रेंड देखने को मिला है, इट इज़ बेसिकली मेरे ख्याल से एक 2-3 साल का फिनोमेना है, जहाँ पे आप देखेंगे जो अपग्रेड करना था लोगों ने अपग्रेड किया। बिकॉज़ कोविड के बाद एवरीबॉडी वांटेड बिगर हाउस 2.5 वो 0.5 किसी को वर्क फ्रॉम होम के लिए चाहिए या फिर किसी इमरजेंसी के लिए अपना ऑफ़िस होम ऑफ़िस बनाना है, या कभी बच्चों को स्कूल आजकल बीच में आपने कोविड के समय देखा होगा हुँ, स्कूल भी हुँ, घर से ही होता था, उस हिसाब से। पर गवर्नमेंट का फ़ोकस अफोर्डेबल के ऊपर हमेशा से रहा है हुँ। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अफोर्डेबल के ऊपर जो गवर्नमेंट ने कुछ-कुछ स्कीम्स जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चलाई थी, वापस से रीइंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये ट्रेंड आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टेबलाइज़ करेगा और बजट सेगमेंट जो मैं बोलता हूँ 80 से 1 करोड़ के लगभग है, वो एक स्वीट स्पॉट है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो वहाँ पे अभी अपॉर्च्युनिटी है। अभी है वहाँ पे। वहीं हम अगर इन्वेस्टर पर्पस या जो इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट के खासकर स्टॉक मार्केट की भी बात करें, तो वो जो खास बात पे ध्यान रखते हैं वो है एफडीआई। एफडीआई फ्लो जो है वो कम होता दिखा है। इसकी क्या वजह है? क्या उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए? देखिए 2 चीज़ हैं, अभी जिस तरीके से ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं और अगर आप देखें इंडिया के अलावा जितने भी डेवलप्ड कंट्री वहाँ पे भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हुँ, बनी हुई है, ग्रोथ अभी भी जीडीपी ग्रोथ उतना हुआ नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक ये भी कारण हो सकता है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इंडिया की अट्रैक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ एफडीआई घट गई है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक टेम्परेरी फेज़ है और दूसरी बात क्या हुई, अगर मैं प्राइवेट इक्विटी की बात करूँ, हमारा एक रिपोर्ट अभी हाल में हमने रिलीज़ किया जिसमें हमने प्राइवेट इक्विटी की अगर इन्फ्लो की बात करें 18% कम हुआ है पिछले साल से। इसको देखने का 2 तरीका भी हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग फ्रॉम द पी फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड थोड़ा स्लो हुआ बिकॉज़ ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी। सेकंड ये हुआ है कि रियल एस्टेट डेवलपर्स का कैश फ्लो भी इतना स्ट्रॉन्ग है बिकॉज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग सेल्स, उनको भी पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। ओके। सो ये मतलब दोनों बातें भी चल रही हैं। पर आने वाले समय में अगर आप देखें इंडिया का जो मैंने जैसे बताया कि सेक्टर काफ़ी क्लीन हो गया, अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है, रियल एस्टेट का पार्टिसिपेशन इन जीडीपी ग्रोथ हैज़ टू बी ऑन द हायर साइड। उस हिसाब से आप देखेंगे ये फ्लो आगे चल के बढ़ने ही वाला है। आपने जीडीपी की बात की, जो आकलन आपने 2025 के लिए लगाया है, आई गेस 13% के आसपास, कितना ये एक्यूरेट है? कब तक हम पहुँच पाएँगे लगता है या इससे बढ़ भी सकता है? देखिए जिस तेज़ी से रियल एस्टेट ग्रो कर रहा है आने और 2-3 साल से जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिली है और जो इंडिकेशन दिख रहा है कि आने वाले साल काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, मेरे ख्याल से 13 से 14 प्रतिशत इज़ अचीवेबल टारगेट बाय इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि रियल एस्टेट से सबकी एक आशाएँ, अपेक्षाएँ हैं, क्योंकि घर तो सबको चाहिए, लेकिन ये घर बनाने में अगर जॉब भी क्रिएट हो रही हैं, सबको कह सकते हैं कि इनकम सोर्स बढ़ रहा है, तो वो भी एक अपॉर्च्युनिटी होगी भारत के लिए एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से। प्रशांत जी, बहुत-बहुत शुक्रिया इस सारी डिटेल में हमसे चर्चा करने के लिए, और आगे भी ऐसे रिसर्च रिपोर्ट आप लेके आइए और हम आपसे और इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे। शुक्रिया। धन्यवाद।